हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरमेंट आईएएस। आज के सेशन में हम इकोनॉमी, साइंस और अदर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, ये सारा टॉपिक आज के सेशन में कवर करेंगे। साथ में 7 एमसीक्यूज भी लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो जाए। टॉपिक हम कवर कर रहे हैं पपुआ न्यू गिनिया में लैंडस्लाइड, 2000 लोगों की डेथ। इसके अलावा रुद्रा एम सेकेंड मिसाइल, लिटिल बुश मोआ जो एक स्पीसीज थी, यूरोप एआई कन्वेंशन, एआई एजेंट्स क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट न्यूज के साथ। ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया, इस ओशिनिया में एक कंट्री है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनिया। इसका नाम आप याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। हाल ही में यहाँ पर एक आपदा हुई है जिसमें लैंडस्लाइड का मतलब माउंटेन के ऊपर से जो चट्टानें और मिट्टी नीचे खिसक जाती है। तो इस लैंडस्लाइड में एक पूरा पूरा गांव जो है वो नीचे दब गया है। इस गांव की पॉपुलेशन 4000 के आसपास थी, उसमें से 2000 लोग जो है इस लैंडस्लाइड के नीचे दब गए हैं। 2000 लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, पपुआ न्यू गिनिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर जो है ये कंट्री है पपुआ न्यू गिनिया, एक आइलैंड नेशन है। और इसके बारे में और फर्दर डिटेल ये है, इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट मॉस्बी। पोर्ट मॉस्बी जो है इसकी कैपिटल है। इसकी मैप को और डिटेल में देख सकते हैं। कैपिटल जो है पोर्ट मॉरिसबी है। इसके अलावा यहाँ पर माउंटेन रेंज माउंट हैगन, इसके अलावा माउंट विल्हेम, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओशिनिया का जो है कंट्री है। ट्रेजेडी स्ट्राइक रिमोट विलेज इन पपुआ न्यू गिनिया, द यामली विलेज, नाम याद रखना, द यामली विलेज इन एंगा प्रोविंसेस of Papua New Guinea has been devastated by a massive landslide that buried 2000 people alive। 2000 लोग जिंदा लैंडस्लाइड के नीचे दब गए हैं, भूस्खलन के नीचे दब गए हैं। और ये ट्रेजेडी हुई है यामली विलेज में, एंगा प्रोविंसेस में। तो प्लेसेस इन न्यूज, कौन सी जगह न्यूज में है, उस एरिया से क्वेश्चन बन सकता है। यामली प्रोविंसेस, यामली विलेज, एंगा प्रोविंसेस। तो ये हमारी फर्स्ट न्यूज थी पपुआ न्यू गिनी के बारे में। कुछ बेसिक चीजें जो हम देख लेते हैं। कैपिटल का जो नाम है इसका वो है पोर्ट मॉरिसबी, आपने देखा था। लोकेशन कहाँ है, तो बेसिकली ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन के अंदर लोकेटेड है। ओशिनिया का पार्ट है। इसकी जो टेराइन है यानी लैंड कैसी है, तो मेनली माउंटेनियस लैंड है इसकी। यहाँ की जो भाषा है उसका नाम है टॉक पिसीन। टॉक पिसीन भाषा यहाँ पर बोली जाती है। और ये एक मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी इसका संविधान है और संविधान में यहाँ पर राजा होता है। ये भी एक ब्रिटिश अंग्रेजों के अधीन एक राज्य था। तो ये बेसिक डिटेल है पपुआ न्यू गिनिया की। फर्स्ट हमारी न्यूज। सेकेंड न्यूज को कवर कर रहा हूँ, रुद्रा एम सेकेंड मिसाइल। तो हाल ही में भारत ने जो है एक मिसाइल की टेस्टिंग की है जो इंडिजीनस बनी हुई है। और ये जो है इस मिसाइल का नाम है रुद्रा एम सेकेंड मिसाइल। सो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि हवा से जमीन को मार करने वाले मिसाइल जो है उसका नाम है रुद्रा एम सेकेंड। और इसकी रेंज जो है 350 किलोमीटर है। इसको इंडिजिनसली यानी स्वदेशी तकनीक से बनाया हुआ है। सो इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिजिनसली रुद्रा एम एयर टू ग्राउंड मिसाइल, a new generation of anti-radiation missile with a strike range up to 350 km. The test was conducted from Sukhoi 30 MKI fighter। तो रुद्रा सीरीज की जो मिसाइलें हैं वो 3 हैं, रुद्रा एम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट की रेंज जो है 150 किलोमीटर है, सेकेंड की जो है 350 किलोमीटर है। रुद्रा थर्ड अभी बनी नहीं है, इसकी रेंज जो है 550 किलोमीटर है। तो रुद्रा सीरीज की मिसाइलें क्या है, बेसिकली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, रेंज 150, 350, 550। रुद्रा फर्स्ट जो है वो इसमें जीपीएस नेविगेशन लगा हुआ है और पैसिव होमिंग हेड है। फर्स्ट जो है अक्टूबर 2020 में इसकी टेस्टिंग हो गई थी। रुद्रा 2 जो है हम देख रहे हैं, ये इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है। रुद्रा थर्ड जो है ए लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो करंटली अंडर डेवलपमेंट है
और इन मिसाइलों को DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। तो रुद्रा सीरीज की मिसाइल्स कैपेबिलिटी क्या है, तो ये एंटी रेडिएशन एबिलिटी है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि कोई एनिमी राडार है उसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है। डिजाइन टू डिस्ट्रॉय वैरायटी ऑफ एनिमी सर्विलेंस कम्युनिकेशन एंड राडार सिस्टम। ये INS GPS नेविगेशन को यूज करती है और जो है इसमें पैसिव होमिंग हेड फॉर एक्यूरेट टारगेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इस GPS की हेल्प से ये टारगेट को जो है आइडेंटिफाई करती है और डिस्ट्रॉय करती है। फाइटर इंटीग्रेशन का मतलब इसमें फाइटर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो हमारी सेकेंड न्यूज थी। रुद्रा M सेकेंड मिसाइल 350 किलोमीटर रेंज है और एयर टू सरफेस जो है कैटेगरी की मिसाइल है। इन पर हम MCQs भी सेशन के लास्ट में लेंगे, 7 MCQs लेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थर्ड जो न्यूज है वो है बुश मोआ। व्हाट इज बुश मोआ? तो बुश मोआ जो है कुछ ऐसी साइज का एक बर्ड हुआ करता था। ये बुश मोआ जो है न्यूजीलैंड में रहा करता था। बुश मोआ उस टाइम का सबसे बड़ी साइज का बर्ड था। इसकी हाइट जो है 12 फीट, यानी इंसान की हाइट अगर 6 फीट की है तो हमारे डबल हाइट का ये बर्ड था। झाड़ियों में ये रहता था। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इस बुश मोआ के जीनोम को सीक्वेंस किया है। इस बुश मोआ के जीनोम को सीक्वेंस किया है। प्रेजेंटली ये पाया नहीं जाता है, ये विलुप्त हो गया है, ये एक्सटिंक्ट है। न्यूजीलैंड में ये पाया जाता था। सो साइंटिस्ट हैव रिकंस्ट्रक्टेड कंप्लीट जीनोम ऑफ लिटिल बुश मोआ। क्या है ये? बर्ड है। ये बर्ड उड़ता नहीं था, जमीन पे चलता था। तो ये एक्सटिंक्ट हो गया था और फ्लाइटलेस था ये, यानी कि उड़ता नहीं था, जमीन पर रहता था। उस टाइम का सबसे बड़ा बर्ड था। ये मेनली न्यूजीलैंड के जंगलों में पाया जाता था। अब इसके जीनोम को सीक्वेंस करने का मतलब ये है कि इसके जो DNA है उसको डिकोड कर दिया गया है और उसका जो है पूरा सीक्वेंस बना दिया है। उससे होता क्या है, अगर किसी के भी DNA को सीक्वेंस कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाती है। DNA को सीक्वेंस करने के बाद या जीनोम को सीक्वेंस करने के बाद बुश मोआ के बारे में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है कि हम उसके उस टाइम की जनसंख्या, पॉपुलेशन साइज कितनी थी, ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये पता किया है कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट को भी जो है डिटेक्ट कर पाता था। यानी कि जीनोम का सीक्वेंस करने के बाद इसकी पॉपुलेशन साइज और इसकी एबिलिटी कि अल्ट्रावायलेट रेस को डिटेक्ट कर पाता था, ये दोनों हमें पता चले हैं। बुश मोआ कुछ ऐसा दिखता था। क्या हमने जीनोम का सीक्वेंस करने के बाद क्या पता चला कि पॉपुलेशन साइज को हम जो है रिकंस्ट्रक्ट, जो पॉपुलेशन साइज का हम अंदाजा लगा सकते थे कि उस टाइम पे इतने रहे होंगे। हैबिटेट प्रेफरेंस जो है, बुश मोआ न्यूजीलैंड में रहा करता था, डेंस फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में। और UV विजन यानी अल्ट्रावायलेट रेस को भी ये डिटेक्ट कर पाता था। ये हमें पता चला है बुश मोआ के बारे में। ये हमारी थर्ड न्यूज थी। फोर्थ न्यूज पे आ रहा हूँ, साइंस सेक्शन में चल रहा हूँ। यूरोप्स AI कन्वेंशन। तो यूरोप, आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। चैट GPT 4o आ गया है, जेमिनी आ गया है और बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं, अस्त्रा आ गया है। तो AI का जमाना है और AI को रेगुलेट करने के लिए यूरोप के 46 कंट्रीज ने एक कन्वेंशन बनाया है जिसका नाम है यूरोप्स AI कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो देशों के फायदे के लिए यूज हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उन देश के ऊपर नहीं पड़े। ये सारी चीज़ों को लेके यूरोपियन कंट्रीज ने AI कन्वेंशन बनाया है, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड ह्यूमन राइट। अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो बेसिकली ये ह्यूमन से कॉम्पीट करेगा। तो मानवाधिकार जो है कंप्रोमाइज नहीं होवे, उसको लेके यूरोप का AI कन्वेंशन बना है। द काउंसिल ऑफ यूरोप The Council of Europe has taken a significant step forward with adopting Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Right, Democracy and Rule of Law। तो कन्वेंशन जो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन AI एंड ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी एंड
रूल ऑफ लॉ, ये कन्वेंशन का नाम है। द काउंसिल ऑफ यूरोप्स मैंडेट, तो इसका मैंडेट क्या है? ह्यूमन राइट को अपहोल्ड करना, यानी कि मानवाधिकार को ऊपर रखना, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ इन 46 कंट्रीज ऑफ यूरोप। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करना, ऐसा नहीं हो कि एआई जो है ओवर पावर कर जाए और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो प्रमोट करना डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, और रूल ऑफ लॉ को एंश्योर करना, ये सारी चीजें। तो कुल मिला कि एआई का वहां पर यूज होगा ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक लॉ जो है और रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत होगा। एआई जो है इन चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। की फीचर ऑफ कन्वेंशन, सो कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप। तो बेसिकली ये जो कन्वेंशन है एआई को डेवलपमेंट से लेके एप्लीकेशन के स्टेज यानी एआई की पूरी लाइफ साइकिल के ऊपर अप्लाई होगा। सो कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप यानी जो है द फुल लाइफ साइकिल ऑफ एआई सिस्टम फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट, हर जगह ये अप्लाई होगा, सबको कवर करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी और रेगुलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। द कन्वेंशन प्रोविजंस टू देयर नेशनल कंटेक्स्ट एंड प्रायोरिटीज, यानी कि हर कंट्री का नेशनल कंटेक्स्ट अलग है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे मोनार्की है, कहीं पे पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, तो लोकल पॉलिटिकल फ्लेवर या लोकल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ये बैलेंस करने की कोशिश करेगा। शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, द कन्वेंशन अप्लाइज टू बोथ पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट, तो सारी जगह ये अप्लाई होगा। एड्रेसिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, नाउ क्योंकि अगर एआई आ गया तो बहुत सारी चीज़ों में एआई जो है बहुत आगे हो जाएगा। कुछ एरियाज है जैसे नेशनल सिक्योरिटी, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिफेंस, इन तीनों को एआई से बाहर रखा गया है। इन तीनों को एग्जाम कैटेगरी में रखा गया, एआई से बाहर रखा गया है। ओवरसाइट यानी एआई की लगातार मॉनिटरिंग करनी है और फर्दर एक्शन के स्कोप को भी रखा गया है। तो ये था यूरोप का एआई कन्वेंशन। हमारा फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक पर मैं आ रहा हूँ, वो है एआई एजेंट्स। एआई एजेंट क्या होते हैं? अगर आपने चैट जीपीटी को यूज़ किया है या कोई अलग अलग वेबसाइट यूज़ की है तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो एक चैट बॉक्स आ जाता है जहाँ कोई भी आप क्वेरी डाल सकते हो और कंपनी या वेबसाइट आपको जो है हेल्प करती है, उसको बोलते हैं LLM। लेकिन LLM को रिप्लेस कर रहा है एआई एजेंट। एआई एजेंट क्या होते हैं? द न्यू एरा ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। एआई एजेंट मार्क ए रिवोल्यूशनरी लीप इन एआई ट्रांजिशनिंग फ्रॉम टेक्स्ट बेस्ड चैटबॉट। तो चैटबॉट आजकल यूज होते हैं, इसको रिप्लेस करेगा एआई एजेंट। चैटबॉट में बेसिकली क्या होता है, अगर मान लिया व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने चैटबॉट बना रखा है किसी कंपनी ने, तो आप क्या है कुछ लिख के भेजते हो तो वहां पर अपने आप जो है मैसेज कर सामने से आते रहते हैं, आप रिप्लाई करते रहते हो। ये तो हो गया टेक्स्ट बेस्ड चैटबॉट। इसका एडवांस वर्जन क्या होगा या इसका मॉडर्न वर्जन क्या होगा? एआई एजेंट। एआई एजेंट क्या है? Transitioning from text-based chatbot to multimodal assistance capable of real-time interaction through voice, images और environment sensors। यानी कि ये जो AI का चैटबॉट बोट होगा या AI एजेंट जो होगा वो क्या करेगा? टेक्स्ट, इमेजेस, एनवायरनमेंट, हर चीज़ से इनपुट ले सकता है और रियल टाइम में लेगा, और ये काफ़ी एडवांस वर्जन होगा। AI एजेंट द न्यू एरा ऑफ इंटेलिजेंस। व्हाट सेट्स एआई एजेंट अपार्ट? खास बात क्या है? रियल टाइम इंटरेक्शन करता है ये। अनलाइक चैटबॉट, एआई एजेंट एंगेज इन इंस्टेंटियस कन्वर्सेशंस, प्रोसीडिंग मल्टी मॉडल इनपुट एंड प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंट रेस्पॉन्स। तो रियल टाइम और इंटेलिजेंस रेस्पॉन्स देगा जैसा ह्यूमन देते हैं। किसी इंसान से आप कुछ पूछ रहे हो वैसा ही ये रिप्लाई देगा। एआई एजेंट अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट, allowing them to provide more relevant and personalized response। हर इंसान की नीड अलग अलग होती है। ये एजेंट की खास बात ये होगी आपका कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड समझेगा और आपकी नीड के अकॉर्डिंग टेलर मेड आंसर देगा। तो ये इसकी खास बात है। ऑटोनोमस कैपेबिलिटी, तो बियॉन्ड टेक्स्ट जनरेशन एआई एजेंट कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एंड फिजिकल एक्शंस
तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, खाली टेक्स्ट नहीं, वॉइस को भी ये रीड कर पाएगा, ये इमेजेस को रीड कर पाएगा और सबके ऊपर रियल टाइम एक्शन लेगा। तो खास बातें क्या क्या है, ये रियल टाइम इंटरेक्शन करता है, कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए अपने रिप्लाई देता है, और ये जो है ऑटोनोमस कैपेबिलिटी है ये, और कॉम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। एडवांटेज ओवर लैंग्वेज मॉडल्स, लैंग्वेज मॉडल जो है अभी चैटबॉट में चलते हैं वो है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इसको कंपेयर कर रहे हैं हम AI एजेंट से। जो LLM अभी चलते हैं या चैटबॉट जो होते हैं वो टेक्स्ट इनपुट और आउटपुट खाली लेते हैं, जबकि हमारे AI एजेंट जो है मल्टी मॉडल इनपुट, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, विजुअल हो, इमेजेस हो, सबको ले सकता है। दूसरा, जो LLM है या लैंग्वेज जो चैटबॉट है वो टेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड है ओनली, जबकि ये रियल टाइम इंटरेक्शन करता है AI एजेंट। ये कंटेक्चुअल अवेयरनेस नहीं होती है चैटबॉट को, क्योंकि उसमें मैकेनिकल सिस्टम में फीड कर रखा है डेटा, आप कुछ भी पूछोगे एक टाइप का आंसर देगा, जबकि ये AI एजेंट जो है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपके बैकग्राउंड की, आपकी स्टोरी, आपकी परिस्थिति को समझ के ये आंसर देता है। नो ऑटोनॉमी ऑफ और एजेंसी, और इसमें ऑटोनॉमी होती है, ये कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो आर्टिकल है कंपैरिजन लैंग्वेज मॉडल या LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का AI एजेंट के साथ में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर में जब ये AI एजेंट काम करने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, कस्टमर सर्विस, हर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसको सर्विसेज ऑफर करना, हेल्थ केयर में बहुत सारे जो है AI एजेंट आ जाएंगे धीरे धीरे, ये आपको सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में, एजुकेशन के फील्ड में, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में ये एजेंट जो है धीरे धीरे चैटबॉट को रिप्लेस कर देंगे। कंपनियां कौन कौन सी है जो ऑपरेट कर रही है, तो ओपन AI का ChatGPT 4o जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसमें खास बात क्या है, ये मल्टी मॉडल इंटरेक्शन करता है, रियल वर्ल्ड परसेप्शन करता है। तो ChatGPT 4o में आपका AI एजेंट है। गूगल का जो प्रोजेक्ट अस्त्रा है, क्या है ये प्रोजेक्ट अस्त्रा, वॉइस कन्वर्सेशन और एनवायरनमेंट अवेयरनेस। तो बेसिकली ये एक टाइप का चैट बोट है जिसमें वॉइस अवेयरनेस और इन्वायरमेंट, वॉइस कन्वर्सेशन, इन्वायरमेंट अवेयरनेस है, कई सारे अदर भी है जैसे TBA वगैरह। तो ये नए नए प्रोडक्ट्स हैं। पाथ अहेड, तो ऑगमेंटेड असिस्टेंट यानी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कंटिन्यूस लर्निंग, ये लगातार सीखता रहेगा और एडवांस होता जाएगा और कलेक्टिव इंटेलिजेंस को शो करेगा AI एजेंट। अगला टॉपिक साइंस कैटेगरी में है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स। तो नाम से थोड़ा ये टफ लग रहा है, लेकिन इतना टफ नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा फिनोमेना अंतरिक्ष में जहां लाइट जो है, मान लिया बहुत ज़्यादा डार्क लाइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, ब्राइट से कम लाइट का होना, यानी कि टाइम के साथ में लाइट का चेंज होना, इस एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स। तो आपने देखा होगा, सुना होगा सुपरनोवा के बारे में। सुपरनोवा क्या है, बेसिकली जब किसी की स्टार की डेथ हो जाती है तो सुपरनोवा का इवेंट देखने को मिलता है, जिसमें सडन फ्लैश ऑफ लाइट और वो फ्लैश थोड़ा कम होता जाता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स। सो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट क्या है, व्हाट दे आर सेलेस्टियल फिनोमेना दैट शाइन ब्राइटली फॉर ए ब्रीफ मोमेंट। तो थोड़ी सी देर के लिए सडन जो है तेज लाइट का चमकना, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट। एग्जाम्पल क्या क्या है, सुपरनोवा में आपको देखने को मिलता है जब स्टार की डेथ होती है तो वो फूट जाता है ऐसे, तो सुपरनोवा। ब्लैक होल, ब्लैक होल जब किसी भी मैटर को या लाइट को कंज्यूम करता है तो सडन लाइट की फ्लैश देखने को मिलती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि ब्लैक होल की जो रिंग होगी ना, उसमें कोई मैटर जो है उसका एक्रीशन होगा, सडन फ्लैश ऑफ लाइट हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगा। फास्ट रेडियो बर्स्ट, ये क्या होते हैं, FRB। FRB क्या है, तो बेसिकली अंतरिक्ष में कहीं से ऐसी आवाजें आती है, रेडियो सिग्नल आते हैं और सडन फ्लैश ऑफ लाइट होता है। तो FRB क्या है, मिली सेकेंड long, extremely bright flashes of radio light that generally comes from outside our Milky Way galaxy, यानी दूसरी गैलेक्सी से आने वाली सडन लाइट जो कुछ मिली सेकेंड के लिए रहती है, उसको बोलते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट। इन सबको मैं दिखाता हूँ। सुपरनोवा क्या होता है,
जैसे इंसान की लाइफ है वैसे ही तारे की लाइफ होती है। तारे का जन्म होता है और अलग अलग स्टेज से होता हुआ एंड में ये बर्स्ट हो जाता है। उस फिनोमिना को बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद तारा जो है ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट यानी सडन फ्लैश ऑफ लाइट देखने को मिलती है। उसके बाद में ब्लैक होल में आप ये देखो, ये ब्लैक होल है और कोई भी चीज़ चाहे वो लाइट हो या चाहे मैटर हो, तो यहाँ पर ये एक्रीशन डिस्क है, यानी कि यहाँ पर मटेरियल इकट्ठा होता है और थोड़ा आपको दिखता है फिर सडनली गायब हो जाता है ब्लैक होल में। ब्लैक होल हर चीज़ को कंज्यूम कर लेता है। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट। थर्ड है फास्ट रेडियो बर्स्ट। क्या है ये? फास्ट रेडियो बर्स्ट का मतलब है कि हमारी गैलेक्सी के बाहर सडन मान लिया कोई और गैलेक्सी है, वहां पर कोई एक स्टार है, ठीक है, और स्टार का मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड से फ्लेयर निकल रही है, लपट निकल रही है। सपोज एक लपट निकली, उस लपट में क्या होगा, बेसिकली चार्ज पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सारे होंगे। तो सपोज एक पहले जो है फ्लेयर निकल चुकी थी, वो फ्लेयर यहाँ पर है, यानी कि ये ओल्ड फ्लेयर है जो किसी दूसरे स्टार से निकली हुई है, ओल्ड फ्लेयर, और ये न्यू फ्लेयर है, यानी कि ये जो है 10 मिनट पहले निकली थी और ये जस्ट अभी निकली है। ये दोनों फ्लेयर जब आपस में टकराती है, a magnetor release a flare of electron and other charged particle. The flare collide with remnants from an old flare creating a huge magnetic field. यानी कि एक नई जो नई फ्लेयर है वो एक पुरानी फ्लेयर से टकराती है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है। In the ensuing shock, gyrating electrons generate energetic radio waves as the shock slows radio signal जो है डाउन शिफ्ट टू लोअर फ्रिक्वेंसीज। तो बेसिकली ये फ्लेयर के टकराने से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वहां से रेडियो सिग्नल जनरेट होते हैं और हमें फ्लैश दिखाई देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो कुल मिला के मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा कोई और गैलेक्सी में किसी तारे से निकली हुई फ्लेयर के टकराने से जो बर्स्ट होता है वो है FBR, और यहाँ जो है फ्लेयर के टकराने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स के एग्जांपल है। सुपरनोवा, फास्ट रेडियो बर्स्ट, दे आर ब्रीफ इंटेंस पल्स ऑफ रेडियो वेव that emit more energy in few milliseconds than the sun does in days. Yet their underlying cause remain a mystery. They are rare, unpredictable and extremely short-lived. तो बेसिकली हम जो है FRB के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं क्योंकि इसके एक्चुअल रीज़न के बारे में हमें पता नहीं है। सो ये था एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट। 6 टॉपिक हमारा है वो है केन्स फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, और ये 77th एडिशन था। केन्स फिल्म फेस्टिवल इंडिया के लिए खास था क्योंकि हमारे पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये फिल्म है, और इस फिल्म को कैन्स फिल्म फेस्टिवल का सेकेंड हाईएस्ट प्राइज मिला है, बिकॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन द ग्रांड प्रिक्स, द सेकेंड हाईएस्ट ऑनर ऑफ केन्स। तो केन्स का सेकेंड हाईएस्ट ऑनर मिला है पायल कपाड़िया की फिल्म को ऑल वी इमेजिन इज लाइट। इसके अलावा अनसुईया सेनगुप्ता, शी वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन, एंड FTTI स्टूडेंट चिदनंदा S नाइक शॉर्ट फिल्म वॉन टॉप प्राइज इन लेसिनेफ सेक्शन। तो पायल कपाड़िया को जो है मिला है ग्रांड प्रिक्स अवार्ड, जो सेकंड हाईएस्ट प्राइज है, अवार्ड है कैंस फिल्म फेस्टिवल का, ऑल वी इमेजिन इज लाइट। इसके अलावा अनसुईया सेनगुप्ता को अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का इन अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन। थर्ड जो अवार्ड मिला है वो मिला है FTTI के स्टूडेंट को जिनका नाम है चिदनंदा S नाइक, और इनको शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला है ला सिनेफे सेक्शन में। करण कंधारी, जो ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर है करण कंधारी, उनकी जो फिल्म है उसका नाम है सिस्टर मिडनाइट, वॉज सेलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस डायरेक्टर्स फोर्टनाइट सेक्शन। तो डायरेक्टर फोर्टनाइट सेक्शन के लिए इनकी फिल्म का चयन हुआ है करण कंधारी की फिल्म का। तो 4 लोगों को एक तरीके से इंडियन ओरिजिन वाले हैं जिनको अवार्ड मिला है। तो
पायल कपाड़िया के लिए ब्रेक थ्रू विन थे। इसके अलावा एक चीज और है, हमारी एक फिल्म है जिसका नाम है मंथन। केन्स क्लासिक रिलीज ए remastered version of Shyam Benegal's 1976 फिल्म मंथन, फर्दर शोकोजिंग डेप्थ ऑफ इंडियन सिनेमा। तो श्याम बेनेगल की फिल्म जो है मंथन है, उसका भी जो है रीमास्टर्ड जो वर्जन है वो वहां पर दिखाया गया है। तो इंडिया के लिए इस बार जो है केन्स काफी इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं, ताकि हमने अभी तक जो 7 आर्टिकल कवर किए हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और ये पिछले 3-4 दिनों के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। Anga provinces, which was recently seen in the news, is in which of the following country? Indonesia, Sudan, Iran, Papua New Guinea. बताओ एंगा प्रोविंसेस कहाँ पर लोकेटेड है? तो हमने ये देखा था कि पपुआ न्यू गिनिया में यामली विलेज में लैंडस्लाइड हुआ है। ये यामली विलेज जो है एंगा प्रोविंसेस में लोकेटेड है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन। सेकंड, रुद्रा M2 which was recently seen in the news is क्या है? LC यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सबमेरीन है, मिसाइल है या फाइटर प्लेन है? तो हमने अभी जस्ट कवर किया था कि ये रुद्रा M2 जो है क्या है? ये मिसाइल है। रुद्रा M2 मिसाइल है, एयर टू सरफेस और 350 किलोमीटर इसका रेंज है, और ये इंडिजिनस बनाया है DRDO ने। Which of the following statement is incorrect about Rudra M2 missile? It is indigenously developed air-to-air missile. It is new generation anti-radiation missile. It has a strike range up to 350 kilometer. It is developed by DRDO. बताओ रुद्रा M2 मिसाइल। हमने देखा था DRDO ने इस मिसाइल को बनाया है, 350 किलोमीटर की रेंज है, और ये न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये एयर टू एयर मिसाइल नहीं है। कौन सी है? एयर टू सरफेस मिसाइल है रुद्रा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, लिटिल बुश मोआ जिसको हमने कवर भी किया था, लिटिल बुश मोआ वाज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज इट इज रिसेंटली फाउंड दैट इट वाज लार्जेस्ट बर्ड इन वर्ल्ड with some species reaching up to 12 feet height. The fossil of bird are also found in India recently. The fossil of bird are also found in USA recently. Scientists have reconstructed complete genome of the bird. बुश मोआ हाल ही में चर्चा में क्यों है? तो वेरी इजी, बुश मोआ इसलिए न्यूज में है, इसका जीनोम जो है रिकंस्ट्रक्ट किया है दोबारा, और इस जीनोम के रिकंस्ट्रक्शन से बुश मोआ की पॉपुलेशन का एस्टिमेट और ये पता चला है कि यूवी रेज को भी ये डिटेक्ट कर पाता था। सो डी इज करेक्ट आंसर, इसका जीनोम रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एआई एजेंट्स। अनलाइक चैटबॉट, एआई एजेंट कैन एंगेज इन instantaneous conversations. Beyond text generation, AI agent can perform complex tasks and physical actions autonomously. AI agent can understand context, allowing them to provide more relevant and personalized responses. Which of the following statement is correct? 1, 1, 2, 1 and 3, 1, 2, 3. AI एजेंट को अगेन हमने कवर किया है, और हमने कंपेयर भी किया था कि चैटबॉट से कैसे अलग है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। ये चैट बोर्ड जो है ये इंस्टेंट कन्वर्सेशन कर पाते हैं। चैट बोर्ड जो है खाली टेक्स्ट जनरेशन करते हैं। ए एजेंट जो है कॉम्प्लेक्स टास्क भी परफॉर्म कर पाते हैं। ए एजेंट कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एआई एजेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, गूगल्स प्रोजेक्ट अस्त्रा इज ए। हमने देखा था जब हमने ए एजेंट को कवर किया था, गूगल का प्रोजेक्ट अस्त्रा क्या है? ए रियल टाइम मल्टी मॉडल एआई असिस्टेंट है, ए विजुअल सर्च टूल that uses AI to identify objects and product in image and videos, a platform for creating custom machine learning model without requiring advanced technical expertise, a cutting edge AI research project that aims to create intelligent machine capable of learning and making decisions. तो क्या है प्रोजेक्ट अस्त्रा? हमने कवर किया था। प्रोजेक्ट अस्त्रा बेसिकली एक एआई असिस्टेंट है
एक एआई असिस्टेंट है, ये विजुअल सर्च टूल नहीं है, ठीक है, कस्टम मशीन को बनाने का टूल नहीं है और कटिंग एज एआई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है। क्या है ये? एआई असिस्टेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आस्था गूगल का एक प्रोजेक्ट है एआई असिस्टेंट। कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमेना: सुपरनोवा, active galactic nuclei, and fast radio burst. How many of above are likely to show astronomical transients? तो हमने एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स को कवर किया था और हमने उसके एग्जांपल्स देखे थे। एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट क्या है? सडन फ्लैश ऑफ लाइट जो मिली सेकेंड्स के लिए रहती है। तो सुपरनोवा एग्जाम्पल है। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई जो ब्लैक होल के अंदर होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है। और फास्ट रेडियो बर्स्ट जो मिली सेकेंड्स के लिए दूसरी गैलेक्सीज से आते हैं, ये भी इसका एग्जाम्पल है। सो ऑल थ्री आर एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स। तो ये थे 7 क्वेश्चंस जो हमने उन्हीं टॉपिक से लिए हैं जो हमने न्यूज़पेपर में कवर किए थे। आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू वेरी मच।